बावजूद मेन रोड के ऊपर आपके वहाँ से पूरे रूट भी गुजर रहे हैं, मतलब बाकायदा वैगन का रूट भी है, तो आप वहाँ पे इतने मेन रोड के ऊपर आप ट्रक के ऊपर इतना, ये मैसेज क्या है कि आप एक बड़ा सा ट्रक लेके किसी इमारत के सामने रख लें, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। सिक्योरिटी यकीन है, ब्रिज तो ये ऐसा ये इसके ऊपर मैं भी आता हूँ। नसीम जी मुश्ताक भी बात कर रहे हैं कि जो इंतजामिया का जो ढांचा है वो किस काम पर लगा हुआ है, उसकी कोई ट्रेनिंग हुई है, वो वॉलंटियर ग्रुप्स किधर हैं, वो ड्रिल्स किधर होती हैं जो मॉडर्न सिटीज़ के अंदर होती हैं, सिटीजन उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वो हुकूमत की तरफ से मोटिवेशन कहाँ से है, कम्युनिकेशन कहाँ से है। हमने पिछले 8-10 साल के अंदर इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर क्या देखा। मैं इस्लामाबाद की मिसाल इस वजह दे रहा हूँ क्योंकि एक तो अटैक यहाँ पर हुआ, दूसरा ये कि यहाँ पर बात बहुत ज़्यादा होती है कि वी आर अ मॉडर्न सिटी और दारुल खिलाफा पाकिस्तान का। मेरा ख्याल है 2-3 चीज़ें। एक तो आप लोग जो बात कर रहे हैं एरियल जो हमारे पास फैसिलिटी थी CDA की, तो वो क्यों नहीं इस्तेमाल की गई? क्योंकि हमने वहाँ जाके देखा कि 2 घंटे खड़े रहे हम, आधा घंटा बाद आई वॉज देयर फॉर 2 आवर्स, वहाँ खड़े खड़े देखा कि आग बढ़ती रही ग्रेजुअली। तो ये बहुत सी चीज़ें थी जो कि अगर आप प्रिवेंटिव मोड में होते या आप रिस्पॉन्स मोड में होते तो आप उसको कंट्रोल कर सकते थे। और वहाँ जैसे मेरे ख्याल है नुसरत साहब ने कहा कि 100 के हिसाब से लोग वहाँ जमा हुए थे और मतलब कि भगदड़ थी शहरियों की। वहाँ चीफ कमिश्नर खड़े थे, 1-2 लोग, उन्होंने कहा, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हमने एयरफोर्स वालों से कहा है हमें कुछ भेजें, 111 ब्रिगेड को फ़ोन किया, ये बातें हो रही थी। और कोई आप ये नहीं देख रहे थे कि ये अंदर जा रहे हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स लोगों को लेके आ रहे हैं। हमसे सुबह कहा गया कि जी CDA के पास नाइट विजन नहीं है, तो हेलीकॉप्टर्स हैं लेकिन वो रात को नहीं उड़ के जाकर कर सकते परफॉर्म जो भी ड्यूटी है। पानी की हौज थी लेकिन पानी का प्रेशर इतना नहीं था कि आप कर सकें। तो बेसिक बेसिक फंडामेंटल चीज़ें, मेरा ख्याल है कि हर चीज़ की तरह इस एरिया में भी लफाजी की भरमार है। और जो टेररिज्म का एक एस्पेक्ट है कि जी अमेरिका है, हम हैं, इंडिया है, कौन है, उस पर फोकस किया। ये जो साइड है इस पर बिल्कुल काम नहीं किया। और जैसे आप लोगों ने कहा पहले कि 8 साल हो गए हैं और ख़ास तौर पे जो हुआ है ज़लज़ला, उसके बाद जो डिसिप्लिन डिटेल का होता है, डिसिप्लिन एक परफॉर्मेंस का होता है कि इंस्टीट्यूशन का तलत, वो तो इज मिसिंग। लेकिन हम तो इस जोन में मुब्तला न जाने क्यों फ़ौरन हो जाते हैं कि हमारी क्या बात है, हमसे जिस तरह आप कह रहे थे दुनिया सीखे। ये तमाम जो है एयरफोर्स की जो कैपेसिटी है, मिलिट्री की जो कैपेसिटी है, नेवी की कैपेसिटी है, CDA की जो कैपेसिटी है, जो वॉलंटियर्स की कैपेसिटी है, इसको कहीं कोऑर्डिनेट करना होता है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर में उसको कहूँगा अथॉरिटी अब वो नहीं है। नुसरत, हम अभी नसीम ने कहा कि हम बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, क्या इस वजह से करते हैं कि जो डिसीजन मेकर्स हैं वो तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों के अंदर घूमते हैं, उन्होंने अपने एरियाज़ को सिक्योर किया हुआ है, रेड जोन बनाया हुआ है, जो बहुत ही VVIP हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, दूसरी जगह पे जाते हैं, और उन्होंने ये मामला छोड़ दिया जी अगर हो गया तो क्या हो गया, हम लोगों ने मरना है। मुझे तो इस किस्म का रवैया अब नज़र आता है। अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं है कि इतने हादसात होने के बाद जो है कुछ सबक न सीखे और नतीजा ना अखज़ करें। आपने बिल्कुल अपने ही सवाल का खुद ही जवाब दे दिया है कि एक माइंडसेट है कि एक तो एलीट है और बाकी खल्क़े खुदा है। खल्क़े खुदा को वैसे भी अल्लाह वाले लोग हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करेगा, बाकी अपना पूरा इंतज़ाम करो। बाकी जहाँ तक जो इक्विपमेंट की बात है, वो सारा इक्विपमेंट जो है हमने जो इमेजिनरी वॉर गेम्स और जो गेम सिनारियोज़ बनाए हुए हैं ना, उनके लिए। मिसाल के तौर पर जब ज़लज़ला हुआ था तो हमें ज़्यादा 1.2 बिलियन हम खर्च कर रहे थे कि एवेक्स टाइप की चीज़ ले लें किसी से, क्योंकि उस पर कुछ दोस्तों को कमीशन भी मिल जाना था। तो हमने कभी आज तक इस तरह का इक्विपमेंट नहीं किया। कल आप भी इत्तेफाक से मौजूद थे जब हमें एक सिविलियन अथॉरिटी ने ये बताया था कि पुलिस को इक्विप करने के लिए वो गन्स लेना चाहते थे, तो हमारे जो असली गन वालों ने कहा गया तो आपके पास नहीं होनी, ये तो बड़े सुपीरियर यानी गन्स हैं। अब आप 19th सेंचुरी राइफ़ल के साथ अपने पुलिस से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हाईटेक जो है वो टेररिस्ट को रोके। मेरा सवाल ये पैदा होता है कि आपने जो अलेजिडली $12 बिलियन था वो कहाँ लगा है, किस पे लगा? क्योंकि अगर सिक्योरिटी की, अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो बुरा ना मानिएगा, देखें जी मैं आज सच बोलूँगा, मैं खुदकुशी की हद तक सच बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अब जोक हैज़ बीन कैरिड अ बिट टू फार। एक हफ्ते से तो मुझे लगता है कि इस मुल्क में कोई नेशनल सिक्योरिटी इशू नहीं है। आधे सफ़े का इश्तिहार आ रहा है DHA के प्लॉट ख़रीदने के लिए, तो इसका मतलब है बाकी तो कोई ऐसा कोई नेशनल सिक्योरिटी इशू ही नहीं रहा। तो यानी आप तो बंगले बनाओ और बेचो। तो बात यह है कि आप किस तरह बताएं कि वो $12 बिलियन कहाँ लगा है।
अगर आप ये नाइट विजन गॉगल्स की बात कर रहे हैं, अब ये कि ये यानी मजबूरी हमें कहने पर मजबूर हैं, ये जो नाइट विजन गॉगल्स जो आपको दिए गए हैं सरहदों को देखने के लिए, उनकी मॉनिटरिंग का लेवल ये है कि हर 3 महीने बाद उनमें गालिबन एक ख़ास किस्म की गैस पड़ती है जी, वो आप उन्हें हैंड ओवर करते हैं, वो पीस गिनते हैं 100। चूँकि आपकी रेपुटेशन ये है कि आप रिवर्स टेक्नोलॉजी में कहीं लाला मूसा से ना बनवा लें। तो अब मुसीबत तो ये है, एक तरफ आप वॉर ऑन टेरर करते हैं, तो आप ये बताएं कि कौन सी कांग्रेस का बंदा, कौन सा अमेरिकन मैं उसे कहूँगा जी ये बामुआ दिस इज टेररिज्म का मैं विक्टिम हूँ, मुझे नाइट विजन गॉगल दो। अगर नहीं देते देन फिर जाओ, अगर तुम्हारे लोग मरते हैं सॉरी, मेरे मुल्क का शहरी भी उतना ही मुकद्दस है मेरे लिए जितना तुम्हारे लिए बार्सिलोना और लंदन का और न्यूयॉर्क का है। अगर तुम्हारे यहाँ 9/11 के बाद को बड़ा वाक़या नहीं होता, अगर लंदन में ट्रेनों के इंसिडेंट के बाद बड़ा वाक़या नहीं होता, अगर बार्सिलोना में कोई उससे बड़ा वाक़या नहीं होता, तो उसकी वजह यह है कि वहाँ के जो सिविल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी आपने कैपेसिटी बढ़ाई है, जबकि यहाँ पे तुमने कहा कि टाइट बड्डी, तुम छा जाओ, मुल्क पे कब्जा कर लो, और आज 7 साल बाद हमें बता रहे हो ये करना है कि हमारे बूट्स आएंगे ग्राउंड के ऊपर। दीस आर द इश्यूज। ओके, लेट्स गो टू खालिद जमील। खालिद, हम इधर स्टूडियो में बैठे बात कर रहे हैं कि वहाँ पे हालात क्या हैं, आप उस जगह पे मौजूद हैं, सर्च एंड रेस्क्यू किस किस्म का आपको निज़ाम नज़र आता है? क्या आपको बड़े मुनज़्ज़म तरीके से काम होता नज़र आता है? अब तो खैर वो बड़ा चैलेंज तो निकल गया, लेकिन जो एफर्ट्स हैं ज़रा उसके बारे में हमें थोड़ी सी रिपोर्ट दीजिएगा, फिर आपसे एक दो और सवाल भी करते हैं। जी ताला देखें, जहाँ तक एफर्ट की बात है या उस मुनज़्ज़म आप बात कर रहे हैं ऑपरेशन की या रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो ये बिल्कुल हमें वैसी ही सूरत नज़र आ रही है जैसी आप अभी तमाम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमने इसी इस्लामाबाद शहर में देखा था कि एक मरगला टावर्स में जब अर्थक्वेक के बाद वहाँ पे नुकसान हुए थे तो कितने दिनों तक उस पर ऑपरेशन होता रहा और काम चलता रहा। सिर्फ वहाँ पर भी अगर 2-3 क्रेनें नज़र आ रही थी सिर्फ, और पता चला था कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया के पास भी और बाकी यहाँ जो सिविल इदारे हैं उनके पास भी किसी किस्म के ऐसे इक्विपमेंट हैं नहीं कि अगर ऐसा हादसा हो जाए इस्लामाबाद में या किसी भी शहर में तो वहाँ से लोगों को निकाला जा सके। आज भी मेरे पस मंज़र में बिल्कुल आपको जो ये अलमिया नज़र आ रहा है कि ये तकरीबन 12 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, 16 घंटे हो चुके हैं, अभी तक अंदर से धुएँ के बादल निकल रहे हैं, आग तो अगरचे बुझ चुकी है और अभी भी रेस्क्यू जो वर्कर हैं वो सिर्फ 3rd फ्लोर तक जा सकें, इससे आगे नहीं जा सके कि वहाँ पे अंदर टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वो अंदर मूव नहीं कर सकते और उनके पास ऐसे इक्विपमेंट हैं नहीं कि उससे वो लैस होकर अंदर जहाँ चाहें मूव कर सके और वहाँ पे अगर कहीं डेड बॉडीज़ हैं उनको निकाला जा सके, या बाकी अगर कोई लोग वहाँ पे कोई इम्कान ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऐसे वहाँ पे लोग होंगे तो वो ज़िंदा रहे होंगे, लेकिन कम से कम उनकी डेड बॉडीज़ को वहाँ से निकाला जा सके। आज सुबह से अब तक कोई तकरीबन 9 डेड बॉडीज़ जो हमें रेस्क्यू वर्कर्स ने बताया वहाँ से उन्हें मिली हैं, लेकिन बाहर की जो सूरत हाल है वो भी यहाँ पे जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया है, CD है, उसके वो टैंकर्स पानी के तो मौजूद हैं जो शहर में कभी कभी छिड़काव करते हैं या घास के ऊपर या कभी सड़कों पर, और कभी जो VIP मूवमेंट हो रही होती है, किसी की तकरीब होनी हो तो उसको गर्द बिठाने के लिए जहाँ पे या पानी कहीं फराम करने के लिए वो टैंकर्स तो बेशुमार नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ एम्बुलेंसेज भी हैं, लेकिन जिस किस्म की मशीनरी, जिस किस्म के बल्डोज़र, जिस किस्म की इक्विपमेंट नज़र आने चाहिए थे कि जिसको आग को आप उसी वक्त काबू पाते, अंदाज़ा ही नहीं कि इस बिल्डिंग के साथ आपके कितने अहम इदारे हैं। हमें आज सुबह ये बताया गया कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो मुल्क के तमाम जो टैक्सेशन का सिस्टम डील कर रहा है उसकी तमाम जो पराल है उसका मेन डेटाबेस इस बिल्डिंग के बिल्कुल साथ एवेक्यू ट्रस्ट बिल्डिंग है उसके अंदर था, जो सारा का सारा लिंक उसका डाउन हुआ है। 30 सितंबर जो है वो लास्ट डेट है आपकी तमाम रिटर्न्स जमा करने के, लेकिन इस वक्त FBR को कुछ नहीं पता कि कितने रिटर्न्स जमा हो चुके हैं, कितने टैक्स कलेक्शन हुई है, जो स्टेट बैंक ने और दीगर बैंकों ने उनको जो डाटा फराहम किया उसकी क्या डिटेल है, और कोई पता नहीं कि अगर ये 2 दिन बाद इस बिल्डिंग में उन्हें जाने दिया जाता है तो वो इस डाटा को रिट्रीव कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। और जहाँ तक मेरिट की बात है तो अभी भी हमें सिर्फ बाहर 2-3 बिल्डोज़र नज़र आ रहे हैं जो उस गड्ढे को फिल कर रहे हैं। सुबह वहाँ से वो कुछ शवायद निकालेंगे कि वहाँ पे किस किस्म की वो बारूद इस्तेमाल होगा, किस किस्म की उसमें इक्विपमेंट हो सकता है, वो तो शायद शवायद इकट्ठे करके उसको फिल किया जा रहा है। लेकिन 16 घंटे के बाद भी अगर आप ये नहीं मालूम कर सकते कि अंदर कितनी डेड बॉडीज़ हैं, किस तरह से आग को बंद किया गया, और अब वहाँ से अभी भी ये कहा जा रहा है कि शायद शाम तक जाके टेम्परेचर इस हद तक आ जाए। ये तो कुदरत का था कि आज बारिश भी होगी, मौसम भी अच्छा था, वरना अगर उस तरह की हीट रहती तो ये क्या पता अगले दिन और परसों तक ये मामला चला जाता, और अभी तक बिल्कुल अंदर कोई मूवमेंट के आसार खुले नहीं नजर आ रहे। मैं जी अमूमन मैं अवॉइड करता होता हूँ व्यूअर्स के जो कमेंट्स के ऊपर कमेंट देना, आपका हक बनता है। अब चूँकि हमने मोबाइल साथ रखा हुआ है और ईमेल भी हमने दी हुई है तो साथ साथ कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो एक कमेंट मैं पढ़ देता हूँ, खालिद भी सुन रहे हैं, अब आप लोग भी सुन रहे हैं कि इंग्लिश में आया है तो उसका उर्दू तर्जमा यह है कि बदकिस्मती से कि आपकी अपनी आज टीम
जो है वो हेलमेट्स और सेफ्टी इक्विपमेंट के बगैर मैरियट होटल